जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है और जिसमें हमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। उससे टोटल 5 हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप लोग प्रत्येक जो चैप्टर है उससे देखते आ रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ला रहे हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। तो चलिए इस सेशन में हम लोग यानी जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है और इसमें हमें क्या पढ़ना है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यानी जो भी अभी तक ज्ञात जो 118 तत्व हैं उसको सजाने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक आए और उसको किस तरह से सजाएं, उसी के संबंधित क्वेश्चन इसमें मिलेगा। और एक एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विशेषताएं। आवर्त सारणी को सजाने के लिए, ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए सजाने के लिए कई वैज्ञानिक आए और कितने गए, जिसमें से एक हैं मेंडलीफ, ठीक है। तो इन्होंने देखिए इन्होंने ये जो सजाने का काम किए हैं तत्वों को, उसमें ये क्या आवर्त सारणी जो बनाए हो उसकी विशेषता बताना है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए, इनकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला जो विशेषता है उसको लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। पहला 1 नंबर देखिए क्या है, कह रहे कि इस आवर्त सारणी से तत्वों का अध्ययन करना काफ़ी आसान हो गया। तत्वों को सजाने का यानी आवर्त सारणी देने का मुख्य तो अर्थ यही था कि उसको हम इस तरह से सजाएं ताकि अध्ययन के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, काफ़ी आसान हो जाए, इसीलिए उसको सजाया जा रहा था। तो उसमें से मेंडलीफ जो काम किए पहला, उसे ये फायदा हुआ कि तत्व इस आवर्त सारणी से जो आवर्त सारणी दिए उससे तत्वों का अध्ययन करने में काफ़ी आसानी होने लगा। और दूसरा जो बात है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे, यानी उस समय जो है मात्र 63 को तत्व ज्ञात था और उसमें 63 तत्वों को सजाए थे। भविष्य में नए तत्वों की खोज के लिए मेंडलीफ के जो सारणी है उसमें रिक्त स्थान छोड़ा गया था। यानी वो बोले थे कि भविष्य में और भी तत्वों का खोज हो सकता है, इसके लिए वो अपने जो क्या दिए थे, जो आवर्त सारणी दिए थे उसमें स्थान भी छोड़े थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नए तत्वों की रासायनिक संरचना के बारे में भी भविष्यवाणी की थी, यानी बताए थे कि हो सकता है कि आने वाला समय में नए नए तत्वों का खोज हो और उस नए तत्वों को हम अपने आवर्त सारणी में रख सकते हैं। तीसरा बात क्या बताएं, तीसरा बात बताए हैं कि मेंडलीफ के कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान गलत निकाले गए थे जिसे आगे चलकर सुधारा गया, उसमें सुधार हुआ। ये 3 बात बताएं कौन, मेंडलीफ के आवर्त सारणी जो आवर्त सारणी दिए थे उससे 3 बात उसमें मिलता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 2। देखिए उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में था कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विशेषताएं और इसमें क्या है उनका दोष, यानी इसमें कमी, जो उनका जो कमी है क्वेश्चन नंबर 2 में है, यानी मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष, यानी उसमें कौन कौन कमियां रह गया, कौन कौन दोष रह गया है। तो हम क्या लिखेंगे, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष हैं या निम्नलिखित दोष है, ये भी लिख सकते हैं। ये इससे बेहतर है कि निम्नलिखित दोष है लिखिएगा। पहला दोष क्या है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के स्थान का निर्धारण नहीं किया गया था। यानी मेंडलीफ जो आवर्त सारणी दिए थे काफ़ी हद तक अच्छा किए, लेकिन उसमें हाइड्रोजन का वो स्थान जो निर्धारित करने में विफल हो गए, हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे पाए, ठीक है, कि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें अपने आवर्त सारणी में, वो नहीं बता पाए। दूसरा जो बात है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया था, ठीक है, यानी जो सजाने का काम किए थे तत्वों को सजाए थे वो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाए थे। लेकिन कुछ तत्व इस पद्धति का पालन नहीं किया, यानी कुछ तत्व ऐसे हैं जो उस पद्धति का, उस नियम का पालन नहीं किए हैं, जैसे आर्गन 40, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, ठीक है,
और ये आर्गन जो 40 है इसका, यानी जो भार 40 होता है ये संभारिक वाला, तो इसको क्या किए, पोटेशियम 39 से पहले रख दिए, 39 से पहले रख दिए। ये बाद में रखना चाहिए, ये 40 है तो इसको बाद में रखना चाहिए, लेकिन क्या किए, पोटेशियम यानी 39 द्रव्यमान वाला से क्या किए, पहले रख दिए। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, सबको सजा नहीं पाए हैं। ठीक है, उसके बाद है कि 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिए, यानी 8वां जो वर्ग बना है उसमें 3 गो तत्वों को एक साथ रखे हैं। ये भी उनमें क्या है, ये कमी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, चौथा कमी उनका क्या है, यानी जो मेंडलीफ है उनके आवर्त सारणी में चौथा जो कमी है वो क्या किए कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग जबकि असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिए। कुछ ऐसे भी तत्वों वो रखे जिसमें जो समान गुण थे वो अलग अलग हो गए, और जो अलग अलग गुण वाले थे उनको एक जगह रख दिए। तो ये भी कमियां उनमें मिलता है। और पांचवा जो है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, समस्थानिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। समस्थानिक यानी एक ही स्थान पे क्या होते हैं, यानी एक ही परमाणु संख्या वाले जब दो तत्व होते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं था। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। तो उस तरह से जो तत्व थे यानी समस्थानिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। ठीक है, और देखिए ये टोटल 5 दोष था किनमें, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में। तो अगर कमियां कहेगा, दोष कहेगा, ठीक है, या विसंगतियां कहेगा तो हम यही लिखेंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो किनके द्वारा बनाया गया है, तो वो मोसले के द्वारा बनाया गया है। मोसले के आवर्त सारणी को हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और वो क्या है, वो दीर्घ रूप है। जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप होता है। तो इसमें क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि मोसले का आवर्त नियम क्या है। देखिए सब कोई, जितना लोग आए थे सब कोई परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों को सजा रहे थे। आवर्त सारणी में अपने सभी लोग क्या कर रहे थे कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजा रहे थे। लेकिन जो मोसले जी आए तो ये क्या किए कि परमाणुओं के इन तत्वों के क्या किए कि उनके परमाणु संख्या के आधार पर सजाएं। पहला विशेषता इनमें ये है कि क्या की संख्या के आधार पर सजाए हैं। और वो क्या बताए हैं, ध्यान दीजिए, कहते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी जो तत्वों के भौतिक और जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराता है। यह आवर्त फलन का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराना। देखिए फिर है कि मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण परमाणु द्रव्यमान पर नहीं बल्कि परमाणु संख्या के आधार पर किया। यानी सबसे पहले हम इसमें यही बात किए थे कि जितना लोग आए थे सब कोई परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजा रहे थे। लेकिन ये मोसले जो आए ये क्या किए हैं कि उनको जो तत्व है उनको सजाने के काम परमाणु संख्या के आधार पर किए हैं। तब जाके जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी है उसमें काफ़ी सुधार किए हैं ये। ठीक है, तो देखिए उसके बाद इसका अगर व्याख्या देखें तो क्या होता है कि परमाणुओं के आधार पर तत्वों को, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी को संशोधित रूप में प्रस्तुत किए। यानी किसने, मोसले जी ने क्या किए कि जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था उसमें संशोधन किए और सबको क्या कि परमाणु संख्या के आधार पर सजाएं और सजाने के बाद प्रस्तुत किए, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। यानी जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी है। और इस आवर्त सारणी का दीर्घ या बृहद रूप भी कहलाता है। जैसे आप लोग खरीद के लाए होंगे, साटे होंगे आप लोग, तो क्या है वो आधुनिक आवर्त सारणी है और उसको दीर्घ रूप यानी बड़ा रूप कहा जाता है। किसका, आधुनिक आवर्त सारणी का। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के विसंगतियों को लिखें या अथवा करके आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। अगर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा तो हम आंसर एक ही यही लिखेंगे। और देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की निम्नलिखित विसंगतियां हैं। ठीक है,
यानी उनकी कमियां हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह में तर्क संगत स्थान है। मेंडलीफ जो थे वो हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे पाए थे, हाइड्रोजन को अपने आवर्त सारणी में नहीं रख पाए थे, उसका निश्चित स्थान नहीं बताए थे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह में तर्क संगत उसका स्थान मिला है, उसको रखा गया। ठीक है, और ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विसंगतियों को क्या किया गया, दूर किया गया है। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है कि संगत स्थान उसको दिया गया हाइड्रोजन को, और क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है। और दूसरा देखिए, दूसरा बात क्या है, दूसरा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया, इसलिए किसी तत्व के समस्थानिकों को तत्व के साथ उसी स्थान पर आवर्त सारणी में रख दिया गया। यानी समस्थानिकों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं किया गया, जितना उसका परमाणु संख्या तो एक ही होता है कि नहीं। परमाणु संख्या जो समस्थानिक है एक ही स्थान पर रहेंगे, भले उसके द्रव्यमान में अलग, मतलब द्रव्यमान में बदलाव हो जाता है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक। यानी एक ही स्थान पे जब दो भार वाले जो तत्व हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो इस क्रम से जब वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाएं तो उसी में वो भी आ गए। चलिए, इसके बाद जो तीसरा बात क्या बताए हैं, तीसरा बात कि भारी एवं हल्के तत्वों का क्रम भी आधुनिक आवर्त सारणी में सही है, जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में नहीं है, उसमें आगे पीछे हो गया था। इसमें देखिए चौथा बात क्या है कि अक्रिय गैसों का स्थान भी तर्क संगत 18वें समूह में है। यानी जो भी अक्रिय गैस है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उसको ये मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी है उसमें 18वें समूह में या शून्य समूह में रखा गया है। इस समूह में शून्य समूह में रखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। उत्कृष्ट गैस कहिए, उत्कृष्ट गैस, या नोबेल गैस कहिए, या इनर्ट गैस कहिए, या अक्रिय गैस कहिए, ये क्या है, जो 18वें समूह में जो रखे गए जो तत्व हैं उन तत्वों को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं या उसी को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। और वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए उसको छांट दिया गया है, एक साइड में कर दिया गया है। वो समझिए कि बिल्कुल क्या है, निकम्मे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेने का कारण भी है क्योंकि उनकी जो बाहरी कक्षा हैं वो पूर्णतः भरे होते हैं, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो चलिए इसमें क्या है कि कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि ये अक्रिय होती हैं और अन्य किसी भी तत्व या यौगिक से अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि इसको अभिक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी बाह्यतम जो कक्षा होता है पूर्णतः भरा होता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन देखे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग इससे पहले जो भी हम क्लास अपलोड किए हैं उसको जाकर आप लोग देखिए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम डाले हैं।